मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर में मोशन का अपोजिट वर्ड रह गया जो कि रेस्ट होता है। तो रेस्ट पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन होती है एक ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करता तो वो रेस्ट होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हो गया, जैसे तुम बैठे हो तो तुम मूव नहीं कर रहे, दैट मीन यू आर इन रेस्ट पोजीशन। बट साइंस में इसकी डिफाइन थोड़ी डिफरेंटली एक्सप्लेन होगी। तो वो क्या होगी? ए बॉडी इज सेड टू बी इन। जब वो बॉडी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, नॉन लिविंग, हम सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो तुम एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ए बॉडी भी लिख सकते हो। साइंस में मोस्टली यही कहा जाता है, एक ऑब्जेक्ट। साइंस में हर चीज ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, फैन भी एक ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट होता है, सब बॉडीज होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो साइंस में हमेशा डिफाइन ऐसे ही जोड़ी जाती है कि एक ऑब्जेक्ट को हम तब ये कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को हम तब ये कहते हैं। तो वो बॉडी और ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया जाता है, वो रियल में कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। एक बॉडी को रेस्ट में है ऐसा कहा जा सकता है। मैंने बताया था लाइन हर डिफाइन में यूज हो जाती है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी को सेड टू बी इन रेस्ट कहा जा सकता है व्हेन इट डजंट चेंज, जब वो चेंज नहीं करती इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को, विद रिस्पेक्ट, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी जगह चेंज नहीं करती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, दैट मीन इट इज इन रेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड, मोशन दो टाइप के बताए थे, एक था यूनिफॉर्म मोशन, एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस मीन कि जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे फर्स्ट 5 सेकंड में वो 10 मीटर चल गया, फिर अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर चला, यानी कि इक्वल डिस्टेंस उसने कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये वाला क्वेश्चन होता है जब वो इक्वल डिस्टेंस नहीं तय करता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो ये केसेस होते हैं यूनिफॉर्म मोशंस वाले, ये तुम्हारी छोटी क्लासेस में यही केसेस चलते हैं, ये वाले नहीं चलते, ये 9th के लिए ही बने हैं। ये तुम्हारे 8 तक होते थे। जब तुम 8 तक फॉर्मूला लगाते थे, तुमसे कहता था कोई स्पीड मोशन सेम वर्ड होता है, ओके। तो स्पीड का फॉर्मूला तुम लगाते थे, स्पीड इक्वल होता था तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तब तक तुम ये फॉर्मूला लगाते थे जब तक तुम छोटी 8th क्लास तक थे, तब इससे आगे तुम बढ़े नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम वाला ही केस चल रहा था। लेकिन अब जब केस आते हैं वो वैसे प्रैक्टिकल केस तो ये नहीं है, प्रैक्टिकल तो ये केस है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। कौन चलता है बिल्कुल इक्वल स्टेप्स में, तो कोई साइंटिफिक चीज ही है जो चलती है इक्वल टाइम पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि अगर उसने डिस्टेंस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ 0 से 10 मीटर, 20, 30 और ये 40 मीटर, ठीक है। एक 5 सेकंड में उसने यहाँ तक चला, फिर अगले 5 सेकंड में वो यहाँ तक चल पड़ा, तेज चला, फिर अगले सिर्फ 2 सेकंड में वो उसने ये कवर किया, इतना स्लो हो गया, इसमें इसने इतना सारा कवर किया था, इसमें इतना, यानी उसने अनइक्वल डिस्टेंस तय किया है। लेकिन टाइम इंटरवल क्या है? 5 ही सेकंड है, तो 5 सेकंड की टाइम इंटरवल। तो अनइक्वल डिस्टेंस इसमें 10, इसमें 20, फिर इसमें 10, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे करना क्या पड़ा इसके लिए? अगर कोई तुम डिस्टेंस अलग अलग तय करते हो, सिंपल एक ही टाइम पे 5 मीटर तय किया, कभी 10 मीटर, टाइम सेम रखा, ठीक है, तो उससे करा क्या होगा? या तो तुमने अपनी स्पीड कम कर दी होगी या अपनी स्पीड क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस में स्पीड में चेंज आता होगा। क्या आता होगा? चेंज इन स्पीड डेफिनेटली। नहीं तो तुम सेम टाइम पे कभी कम डिस्टेंस तय कर लेते हो, सेम टाइम्स पे कभी ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हो, और सेम टाइम पे कभी बहुत कम डिस्टेंस तय करते हो। इसका मतलब क्या बदलते होंगे उस समय? स्पीड बदलते होंगे। जब कोई स्पीड बदलती है तो स्पीड बदलती है, यानी कि चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में एक ही फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है अगर स्ट्रेट टाइम में कोई मूव करता है वैसे, और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? माइनर सा डिफरेंस है। वेलोसिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, और जबकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जहाँ मर्जी मूव कर सकता है। तो जब भी स्पीड वेलोसिटी मोशन बोले जाए तो तीनों टर्म्स एक ही हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है आपने चेंज इन स्पीड किया, यानी अगर आपकी इनिशियल स्पीड को साइंस में यू से दिखाया जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली साइंस के जितने भी सिंबल्स होंगे वो
स्मॉल लेटर में होंगे। आपकी मर्जी नहीं चलती कि मैंने कैपिटल यू लिख दिया, मैंने इसका नाम बी दे दिया, नहीं नहीं, जो कहा है आप वही नाम ले सकते हो, ठीक है। तो यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड को, इनिशियल स्पीड कह लो, इनिशियल वेलोसिटी कह लो। तो यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल, यानी कि उसने शुरुआत कैसे की थी। अगर अभी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, अब उसने स्पीड बढ़ा ली, बी 20 मीटर पर सेकंड कर ली, तो वो होती है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। तो अगर फाइनल स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से। अभी तुम्हें सिंबलाइज कर रहे हैं हम। इस चैप्टर की जान है न्यूमेरिक्स, बस उनके टर्म्स, उनके कुछ डिफाइंस, उनके सिंबल्स, ये चीजें आपको पता चलनी शुरू हो जाए, फिर करने बैठेंगे न्यूमेरिक्स। तो अभी तुम्हें यू किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हें पता है एरिया को ए रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर को पी रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को आर रिप्रेजेंट करता है इन द मैथ में। तो वैसे ही साइंस में भी कुछ टर्म्स आएंगी जिनको कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे अभी तुम्हें पता चला इनिशियल स्पीड को यू कहते हैं। जैसे तुमने अभी बाइक घर से निकाली, तुमने अभी चलानी शुरू भी नहीं की, तो इनिशियल क्या हुआ, जीरो। तुमने तो जीरो से शुरुआत की थी, फिर आपने चलानी शुरू कर दी, तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर हो गई। तो ये क्या हो गया, वी। एंड इस स्पीड को बढ़ाने में जितना टाइम लगता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। एक खास बात तुम्हारे लिए, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट नहीं करते साइंस में, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्मॉल एस के बराबर होता है। तो आपने ये सारे सिंबल देख लिए। तो एस होता है स्मॉल डिस्टेंस, एस स्मॉल लेटर वाला एस होता है डिस्टेंस। तो यू वी टी एस ये सब तुम्हें पता चले, क्लियर है। अब देखते हैं कुछ और नई टर्म्स, यहाँ तक तुम्हें पता चल गया अच्छे से। अब स्पीड में चेंज हुआ, तो यानी कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, अब उसकी स्पीड क्या है। जैसे तुम्हारे मार्क्स, सपोज आज तुम्हारा टेस्ट लिया 20 में से, तुम्हारा एक का मार्क्स आया 12 और तुम्हारे मार्क्स आए एक में 12। फिर नेक्स्ट टेस्ट मैंने लिया और तुम्हारे मार्क्स आए 18। तो मैंने पूछा कितना चेंज लाए हो, टेस्ट में कितने चेंज है, तो तुमने कहा 6 मार्क्स का चेंज है मैम। कितने मार्क्स का चेंज है, 6 मार्क्स का चेंज है। क्यों, क्योंकि आज मेरे जो है मेरे फाइनल आज मार्क्स आए हैं वो तो 18 है, जबकि पहले मेरे मार्क्स थे सिर्फ 12, तो मेरे 6 मार्क्स का चेंज है। कभी उल्टा भी हो जाता है, तुम्हारे 18 थे अब तुम्हारे 12 आ गए। मैंने पूछा कितने मार्क्स का चेंज है, तो 6 मार्क्स का चेंज है, 6 मार्क्स कम ले आया मैं। क्या कहोगे, 6 मार्क्स का कम ले आया। तो ये जो चेंज है, यानी कि चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड को क्या कहोगे तुम, चेंज इन स्पीड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन स्पीड इसको कहोगे। चेंज इन स्पीड क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्यों माइनस कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे मार्क्स में चेंज इन मार्क्स कितने हुए, तो ज्यादा मार्क्स में से कम मार्क्स क्या कर देते हो, माइनस। तो जो नए होते हैं फाइनल वाले होते हैं उसमें से पुराने वाले को माइनस करते हो। तो ये चेंज इन स्पीड हो गया। अब एक और वर्ड आता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो या वेलोसिटी। तो रेंज और रेट ऑफ, क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है तुम्हारे लिए t से डिवाइड करना। रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, t से डिवाइड करना। तो t से डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, v माइनस u अपॉन में t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर हुई, v माइनस u अपॉन में t, इसके बराबर हुई फाइनल। तो इस पूरी टर्म को एक वर्ड में डिफाइन किया गया है, उसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो ये इतना बड़ा जो फ्रेज है उसके लिए एक वर्ड है एक्सीलरेशन। तो क्या फ्रेज था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो रेट है उसको कहते हैं क्या है, एक्सीलरेशन। तो ये हो गया आपके पास v माइनस यू अपॉन में t, किसके बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। v माइनस यू अपॉन में t इज a। आपने ये बात जो है काम की नहीं सीखी। और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जो वेलोसिटी है, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, नीचे टाइम, तो वेलोसिटी की खुद का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड क्या बन गया, स्क्वायर। इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साइंस में मैथमेटिकल क्वेश्चन करने से ज्यादा ऐसा यूनिट पे ध्यान रखना होता है। अगर आपने किसी का टाइम पूछा था निकालने को और तुमने टाइम को कह दिया मीटर, तो नंबर गए,
क्योंकि उससे वो डिजिट से मतलब नहीं है, 5 मिनट जो आना था आंसर 5 मिनट आना था, लेकिन आपने 5 तो लिखा, लेकिन मिनट की जगह क्या लिख दिया, मीटर, तो मार्क्स तो गए। तो ऐसा यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। एक्सेलरेशन के जैसे तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव में चेंज हो सकते थे कि अभी तुम्हारे 18 थे, नए वाले मार्क्स तुम्हारे 12 है, तुमने मार्क्स में कितना चेंज आया, -6 चेंज आया। क्यों? तुमने -6 कम ले लिए या -6 ज्यादा ले लिए। तो वैसे ही एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो इसे प्रूफ करते हैं बता के। सपोज तुमने बाइक स्टार्ट की हुई है, तुम चल रहे हो, मूव कर रहे हो, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम मूव करो। पता है इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस तय कर दिया आपकी बाइक ने। सड़क खाली थी तो स्पीड बढ़ा ली, स्पीड को एक्सेलरेट कर लिया, बढ़ा दिया, तो आपकी स्पीड अब 60 मीटर पर सेकंड हो गई। आपने स्पीड बढ़ा ली यानी एक्सेलरेट कर ली, तो बढ़ा ली स्पीड, कम कर ली स्पीड, तो आप क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेट कर ली। तो आपकी ध्यान रखना कि एक्सेलरेट कर ली। जब तुमने स्पीड एक्सेलरेट कर ली तो 2 सेकंड के अंदर तुम्हारी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो गई। 40 से 60 होने में 2 सेकंड लग गए। तो आपने कितना एक्सेलरेशन यूज किया। एक्सेलरेशन के लिए कोई मीटर नहीं लगा होता आगे, जैसे तुम्हारी व्हीकल्स में ऑडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वैसा एक्सेलरेशन के लिए कोई मीटर नहीं लगा होता कि तुमने एक्सेलरेट कितना किया, तो वो कैलकुलेट हो सकता है। तो अभी अभी एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला देखा था, वो था v माइनस यू अपॉन में t। तो हमने यूज किया इसको, v की जगह रखा 60, ये 40 अपॉन में 2, तो 20 अपॉन में 2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या है, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव डिजिट आया, क्या डिजिट आया, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन में t फार्मूला चलता है, क्योंकि इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इस बार v था 20 और पहला u था 60 अपॉन में टाइम था इस बार 3 सेकंड, तो 40/3 नेगेटिव में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे अगर डेसिमल में लेंगे तो 30.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी किसमें, नेगेटिव में। तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि कभी आपकी स्पीड कम है और आपने बढ़ा ली तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन पहले से ज्यादा थी, अब क्या कर ली, कम कर दी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को साइंस में रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। एक वर्ड है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नाउन एज द रिटार्डेशन। बस इतनी डिफाइन काफी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नाउन एज द रिटार्डेशन। बस बाकी यूज कहीं नहीं होता है ऐसा कुछ कि हमेशा नहीं कहा जाता रिटार्डेशन है, या कई बार कहा भी जाएगा कि रिटार्डेशन इतना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिटार्डेशन अगर 4 बोला है तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई कहता है कि रिटार्डेशन इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो माइनस में है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या पता चल गया, तुम्हें डिफरेंस पता चल गया। लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। आज बताते हैं सिमिलरिटी क्या होती है। डिफरेंस क्या था वैसे, वेलोसिटी डायरेक्शन पे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जबकि स्पीड पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। वेलोसिटी 0 हो सकती है, जबकि स्पीड कभी 0 हो नहीं सकती। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तुम्हें पता था। अगर हम कई जगह पे स्पीड बोलते हैं और कई जगह पे वेलोसिटी बोलते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा इस 9th में जो कोर्स है उसमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीनियर इक्वेशन के होते हैं। लीनियर के मतलब सीधी सड़क पे चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि ये गया वापस आया फिर गया। जब ऐसे आएंगे तो वेलोसिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जैसे वो 10 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर 10 मीटर चला 10 सेकंड में, फिर मगर चल सीधा ही रहा। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं होता। क्यों नहीं फर्क होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि कोई वापस नहीं आ रहा, कोई मुड़ नहीं रहा, कहीं चेंज नहीं हो रही डायरेक्शन। तो जो एक्चुअल लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी कहाँ सेम होते हैं, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन पे। अब आता है एक और चीज कि उसमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है, वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में भी फर्क है, हाँ फर्क है।
तो एवरेज जो स्पीड होती है वो तुमने कैलकुलेट की थी पिछली क्लास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया है, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड जैसी ही होती है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रही, कभी भी कैसे भी चेंज हो जाती है, कभी वो सिर्फ 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर ले रहा है, कभी 10 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल है, एम ही चेंज हो जाती है। तो एक क्वेश्चन भी है तुम्हारा इसमें बुक में, तो वो क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होते हैं। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होते हैं, कब सेम होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है एट ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब क्या हुआ, स्पीड असिस्टमेटिकली कैसे भी चेंज हो रही है, असिस्टमेटिकली चेंज हो रही है, मतलब कभी एकदम तेज, कभी एकदम कम, कभी ठीक ठाक, तो ये असिस्टमेटिकली जो चेंज होती है उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड से, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिक बहुत कम होंगे, लेकिन डिफाइन के तौर पे और क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक जैसे कैसे। तो डिफरेंस क्या है, वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, अगर किसी की वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट में, अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब कि अगर हर बार वो इक्वल एक्सेलरेट कर रहा है, जितनी बार भी वो एक्सेलरेट कर रहा है अपनी स्पीड को, वो इक्वल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब जैसे अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो हर 10 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, यानी अपनी स्पीड में जो चेंज ला रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज है, रैंडम चेंज नहीं है, इसकी तरह रैंडमली चेंज नहीं है, जिसमें रैंडमली चेंज हो जाती है स्पीड, वो एवरेज स्पीड के थ्रू निकलता है, लेकिन जिसमें वो यूनिफॉर्म रेट पे अपनी स्पीड को चेंज करता है वो निकलता है अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज, दोनों को प्लस करो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो क्या है एवरेज वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, if the velocity of a body, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो यूनिफॉर्म रेट में, यूनिफॉर्म रेट का मतलब समझ में आ गया, then average velocity is given by arithmetic mean। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अर्थमेटिक मीन होगी किसकी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद क्या लिख दोगे ये, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है, तो आप इन दोनों की डिफाइंस को लिख सकते हो, दोनों की डिफाइन को लिख सकते हो। और अगर कोई ये पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी कब एवरेज स्पीड के बराबर होती है, तो आप कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे और उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल हो, मतलब अलग अलग तरीके से बदल रही हो, तब क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है। ऐसे ही कोई ये पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होती है, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तब वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग नहीं होती है। स्पीड और वेलोसिटी कब अलग होती है, जब एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव ना करके अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता रहता है या अपनी स्पीड वेरिएबल रखता है, यूनिफॉर्म रखता है, तो वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। तुम्हारा जो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट पेज नंबर पे 102 पे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एवरेज, पहले तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, वो पिछली क्लास में 3 या 4 डिफरेंस करा देते, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, और स्पीड और वेलोसिटी की डिफाइन जो बिल्कुल सेम चलती है, बस एक लाइन बदल जाती है लास्ट में, इन द सेम डायरेक्शन वाला हिसाब। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होते हैं, उसका आंसर ये है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब सेम। एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन है उसमें कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, वो तुम्हें अच्छे से आ गया। सेकंड क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब सेम होता है, वो भी लिखवा दिया था। थर्ड क्वेश्चन है कि वो ऑडोमीटर क्या काम करता है, तो ऑडोमीटर व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है टिल नाउ, वो उसकी रिकॉर्डिंग देता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट इज द ऑडोमीटर, व्हाट इज द रिकॉर्डेड, व्हाट इज मेजर। तो ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज fit in a vehicle to show the distance covered by an vehicle। तो व्हीकल ने अब तक कितना डिस्टेंस कवर किया है ये ऑडोमीटर शो करता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है उसने कि एक यूनिफॉर्म मोशन का पाथ क्या क्या हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जब एक
ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब उसने पूछा उसका पाथ कैसा होता है। पाथ बोले तो सीधी सीधी लाइन पे चलने वाला है, घूम घूम के चलेगा, जिगजैग चलेगा, या कर्व पाथ चलेगा, कैसा चलेगा, पाथ कैसा हो सकता है। तो हम कहेंगे कि पाथ कैसा भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमारे लिए सिर्फ ये है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, मतलब वो एक जैसी रहे, इक्वल डिस्टेंस ही वो इक्वल इंटरवल में चेंज करे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ही कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेन मुद्दा यूनिफॉर्म का ये है। तो उसका पाथ कैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसमें उसके डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब होता है स्पीड का कांस्टेंट रहना, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मे बी चेंज, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड उतनी ही है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई 20 की स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी, चाहे वो स्ट्रेट चल रहा है, मूव कर गया, या गोल गोल घूम रहा है, स्पीड उतनी ही है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो यानी उसका पाथ कैसा भी हो सकता है, वो सीधा भी चल सकता है, कर्व भी चल सकता है, जिगजैग भी चल सकता है, सर्कुलर भी चल सकता है। तो पूछा था कि एक यूनिफॉर्म मोशन का पाथ कैसा हो सकता है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन का पाथ कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, इवन जिगजैग भी हो सकता है। जिगजैग पता है, ऐसे ऐसे करके जाना, तो जिगजैग भी हो सकता है, किसी भी तरह का पाथ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सिर्फ स्पीड का कांस्टेंट रहना है, स्पीड एक जैसा होना जरूरी है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज, लेकिन मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो पाथ स्ट्रेट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कर्व हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है हम पता करते हैं कि हमारे से मून कितनी दूर है। ये साइंटिस्ट ने पता कर दिया, डिस्टेंस बता रखा है साइंटिस्ट ने कि पृथ्वी से, अर्थ से तुम्हारा मून का डिस्टेंस क्या है, अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है। कैसे पता करते हैं वो ये डिस्टेंस, जब भी स्पेस पे वो कोई स्पेसशिप भेजते हैं तो वहां से सिग्नल आते हैं नीचे, वो सिग्नल जितना टाइम नीचे आने में लेते हैं, सपोज उन्होंने 5 मिनट में सिग्नल नीचे आ गए, घड़ी तो सही लगी होती है हमने, 5 मिनट में अगर सिग्नल नीचे आ गए तो आपके पास टाइम है, आपको स्पीड पता होती है उसकी कि वो कितनी स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो वैसे ही एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था, उसमें कहा था एक सिग्नल को जमीन तक ग्राउंड स्टेशन में पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, एक सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन में पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। जो सिग्नल भेज रहा है वो लाइट की स्पीड से आ रहा है, और वो है, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸। तो बताओ स्पेसशिप अर्थ से कितनी दूर है, स्पेसशिप अर्थ से कितनी दूर है। तो आपको यानी दूर बताना है, यानी डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बट दैट टाइम जो मिनट में दिया हुआ टाइम, जबकि हमें किसमें यूज करना होगा, सेकंड में, क्योंकि स्पीड किसमें दिया, मीटर पर सेकंड में। तो ये स्पीड हो गई, स्पीड थी 3 × 10⁸, और टाइम था 5 मिनट, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लगे सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर, इसको भी सेकंड में ही होना पड़ेगा। और ये हो गया आपके पास 6 × 5 = 30, 300 को 3 से किया 910⁸ मीटर, इतना डिस्टेंस है। 8th क्लास में तुमने पढ़ा था कि साइंटिफिक वैल्यू में लिखो या स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखो, तो तुम पहले डिजिट के बाद 0 लगाते हो, और ये दोनों 0 क्या बन जाएंगी, पावर। तो पहले से 8 थी, 2 इसी की भी चली गई, तो कितना हो गया, 10⁻10 मीटर। तो 9.0 10⁻10 मीटर डिस्टेंस पे स्पेसशिप है अर्थ से। तो हम ऐसे किसी की भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्नल भेज के या फिर 102 में ही एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेज नंबर 102 में 8.2 एक एग्जांपल है, उसमें कहा है कि एक व्हीकल ट्रिप पे जा रहा है कहीं, तो जब भी हम किसी गाड़ी को हायर करते हैं कहीं दूर ले जाने के लिए, तो उसमें वो पहले रीडिंग दिखा देता है, देखो जितनी रीडिंग है, अब जब गाड़ी चल रही है वो तुम्हारे लिए चल रही है, इसके बाद का बिल तुम्हें पे करना है। तो जब वो गाड़ी में बैठे, अपने व्हीकल में बैठे, तो एट द स्टार्ट, ट्रिप के स्टार्ट पे, तो उनको दिखाया गया कि अभी देखो ऑडोमीटर में रीडिंग है 2000 किलोमीटर, यानी मेरी गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है इससे पहले। फिर जब वो एंड हुआ, जब वो अपनी जगह पे पहुंच गए, तो उतरने से पहले उन्होंने देखा कि ऑडोमीटर में जो रीडिंग है वो 2400 किलोमीटर हो गई, यानी उनका ट्रिप कितना लंबा था, 400 किलोमीटर।
क्योंकि पहले से 2000 था, जब ट्रिप एंड हुई तो 2400 की ट्रिप हो गई उनकी, तो 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो यानी उनका जो पर्सनल डिस्टेंस था, जो उनकी ट्रिप का डिस्टेंस था, वो कितना हुआ 400 किलोमीटर। इस ट्रिप को पूरा होने में लगे 8 घंटे। 8 घंटे लगे इस ट्रिप को पूरा करने में। तो आपसे पूछा स्पीड बताओ किलोमीटर में, पर आवर में और मीटर पर सेकंड में भी स्पीड बताओ। तो हमने पहले तो अपना डिस्टेंस निकाल लिया। तो डिस्टेंस आपके पास है वो है 2400 माइनस 2000 यानी कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों हुआ किलोमीटर पर आवर? क्योंकि जो डिस्टेंस दिया था वो किलोमीटर में दिया था, जबकि जो टाइम दिया था वो आवर में दिया था। तो आवर तो और किलोमीटर क्यों आया पता चल गया। अब उसने कहा आंसर को मीटर पर सेकंड में भी दो। तो पिछली क्लास में तुम्हें चेंज करना सिखाया था। तो 50 किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकंड में देना है, तो किससे? मीटर को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से क्या मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। कट गया। और कुछ कर सकता है तो काट दो, 5 और ये 18, तो मल्टीप्लाई होके आ गया 250 अपॉन में 18, ये आएगा। अभी भी इसको और काट सकते हैं, तो 1 2 5 एंड 9, तो 9 1 जा 3 से गया, अब बचा 3, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये आपके लिए आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में मेन थीम क्या था कि ऑडोमीटर का देखो यूज किया हुआ है, कैसे कैसे यूज हुआ। फिर उसने कहा कि स्पीड को दोनों में निकालना, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी निकालने होगा है। तो हमने दोनों में से निकाल के दिखा दिया। किलोमीटर पर आवर में तो खुद ही आया, क्योंकि हमारे जो सारे वो थे पहले से जो दिए हुए थे आपको डिजिट्स, वो आवर में और किलोमीटर में ही थे, तो आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आया। फिर हमने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से क्या कर दिया डिवाइड, और फाइनल तुम्हारे पास आंसर आ गया। 2 पे ही 8.3 वाला एग्जांपल है। इसमें कहा है कि एक लड़की स्विमिंग कर रही है और वो उसका स्विमिंग पूल जो है वो A to B तक लेंथ में है और 90 मीटर लंबा है, और वो स्विम करते हुए जाती है फिर वापस आ जाती है, ठीक है। और एक बात और देखिए कि शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर वो 1 मिनट में कवर कर लेती है। तो ये आपको देखा है। आपसे जो पूछा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले तो स्पीड निकालते हैं। तो आपसे कहते हैं स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 90 गई 90 आई, क्योंकि 90 मीटर जा गई 90 मीटर वापस आ गई, टोटल डिस्टेंस तो 180 हो गया। 180 मीटर को कवर कितना में करती है? सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 33 जा 32 जा और ये आ गया 45। तो ये कितना हो गया? 5 3 जा 15, 4 3 जा 135। तो 135 मीटर पर सेकंड क्या हो गई? उसकी स्पीड हो गई। नेक्स्ट में वो कहता है कि सॉरी, इसको तो ऐसे नहीं कर सकते थे, प्लस करना पड़ता पहले। तो 90 प्लस 90 अपॉन में 1 मिनट को क्या 60, 180 बाई 60 कैंसिल हो गया, तो 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हुई। फिर उसने एवरेज वेलोसिटी मांगी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने को कहा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट है ही कहाँ? क्यों? क्योंकि वो गई और वापस उसी पोजीशन में वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होकर यहीं आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 0। और टाइम कितना लिया उसने? 1 मिनट, जो कि 60 सेकंड है। तो स्पीड वेलोसिटी क्या हुई उसकी? एवरेज 0 मीटर पर सेकंड। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे अगर आपसे कोई कहता कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो, ऐसा कोई एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते थे। ए गर्ल स्विम इन ए पूल और विच इज 90 मीटर लॉन्ग एंड शी टेक ए, उसने मूव किया फ्रॉम A to B एंड देन B to A। तो what is its average velocity? Its average velocity at that time is 0। तो एग्जांपल के तौर पे भी तुमसे पूछा जा सकता है।